और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। आरजेडी की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। गठबंधन की कोई बात नहीं हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरजेडी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि गठबंधन की कोई बात नहीं हुई है, नीतीश कुमार से हमारी कोई बात नहीं हुई। जगदानंद सिंह ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश को आमंत्रित नहीं किया है। चुनाव की तैयारी के लिए मीटिंग चल रही है, 2024-25 की तैयारी के लिए मीटिंग है। खबर ये है कि आरजेडी और जदयू की सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदा बाबू। इनसे बेहतर और कौन हो सकता है कि बिहार में क्या चल रहा है, ये जो तमाम खबरें आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई हमारे पास कोई आती नहीं है, और आती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा आती है। नीतीश कुमार जी मन बदलते हैं तो आपका दिल क्या पसीजेगा? यदि मन बदलते हैं, वो अपने मन बदल करके पहले दिखावें कि वह क्या मन बदला हुआ विचारणीय है कि नहीं है, तब ना आरजेडी कोई बात आगे की बात करेगी। लेकिन संभावना के आधार पर, कल्पना के आधार पर हम तो साथ गए थे जनता के बीच में, वहाँ सब चीज बदल गया। अभी तो हम लोग अलग अलग थे, अलग अलग आज भी हैं, लेकिन कहाँ मन बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का कोई मन नहीं बदल रहा है। जहाँ हम थे वहीं पर आज भी खड़े हैं। थोड़ी उनकी कमजोरी दिख रही है। हमारे पास अब केवल था कि हम 9 तारीख को या तो बुला सकते हैं या तो हम कुछ कह सकते हैं। इसके बाद न कोई हमारे पास फुर्सत होगी, न विधायकों के पास कोई मौका होगा। जगदा बाबू, जैसा कि इन्होंने कहा कि इनकी तरफ से, इनकी पार्टी की तरफ से और राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से नीतीश कुमार को कुछ इस तरह का ऑफर नहीं गया है। और जो पार्टी की बैठकें हो रही हैं, सभी पार्टियां बैठक करती है, जितनी भी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी बैठक हो चुकी है पहले। तो ये सारा कुछ जो बैठक हो रहा है 24 और 25 के चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की दिशा में हो रहा है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रवि, देखिए, सुबह से लेकर अगर अभी तक की बात करें तो एक के बाद एक घटनाक्रम हुए, नए डेवलपमेंट लगातार सामने आ रहे हैं और उस पूरी खबर पर पल पल नजर हम भी बनाए हुए हैं। लेकिन इसी बीच जगदानंद सिंह का जो ये बयान सामने आया है, इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, बिहार में जो लगातार घटनाक्रम जिस तेजी से बदल रहे हैं, उसमें आरजेडी ने वेट एंड वॉच की जो रणनीति है वो अपनाई है। और आरजेडी अपने विधायकों के साथ, अपने नेताओं के साथ बातचीत जरूर कर रही है कि सारे मामलों पर नजर रखे हुए है, लेकिन किसी बात को लेकर के ये नहीं जताना चाहती है कि हम सरकार बनाने के लिए उतावले हैं। और यही कारण है कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जो हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए हमने कोई न्योता नहीं दिया है। और इनकी आरजेडी की रणनीति है कि जदयू अपने बैठक में क्या कहती है, अपने विधायकों से, अपने सांसदों से क्या राय लेती है, उसके अनुसार आरजेडी की रणनीति बनेगी। और यही कारण है कि देखिए, कल 11 बजे जो है आरजेडी ने विधायक दल की बैठक बुला ली है। कल राबड़ी आवास पे जो है 10 सर्कुलर रोड पे आरजेडी तेजस्वी जो है तमाम विधायकों के साथ बात करेंगे और उनसे जो है वो मंशा और उनसे जानकारियां लेंगे। आपको एक बात और बता दूं कि आरजेडी ने फिलहाल इस पूरे मसले पर जो मीडिया कमेटी है, मीडिया उनका जो पैनल है, उसको भंग कर दिया है। और इस मामले में बातचीत करने के लिए तेजस्वी या फिर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जो है वो 2 आदमी अधिकृत किए गए हैं कि इस जो राजनीति बिहार में अभी चल रही है उसमें कहीं से भी कोई ऐसा बयान ना आए, इसे लेकर के सतर्कता आरजेडी बना रही है। और यही कारण है कि पूरे मीडिया पैनल को उन्होंने भंग कर दिया है। जी बिल्कुल रवि, लेकिन जिस तरीके से देखें तो एक के बाद एक घटनाक्रम और एक के बाद एक बयान ऐसे सामने आ रहे हैं, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अभी कहीं ना कहीं आरजेडी वेट एंड वॉच की स्थिति में कि आखिर उधर से किस तरीके का प्रस्ताव आता है या क्या कुछ बातें सामने आती हैं। लेकिन जो बैठक होने वाली है आरजेडी की, अगर उस पर ध्यान दें तो क्या लगता है जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहे हैं उस पर नजर तो जरूर आरजेडी की बनी हुई होगी। निश्चित रूप से देखिए, हर कोई जो है अपनी रणनीतियां बनाने में लगा हुआ है, क्योंकि पता है कि अगर बीजेपी के साथ संबंध अगर खराब होते हैं नीतीश कुमार के, तो
तो उसके बाद फिर इकलौता रास्ता जो है वो गठबंधन की पार्टी ही बनेगी। कांग्रेस हो, आरजेडी हो और तमाम जो सहयोगी दल हैं वो साथ मिल करके सरकार बना सकती है। ऐसे मसले पर इनकी रणनीति, आरजेडी ने रणनीति सिर्फ ये बनाई है कि जो नीतीश कुमार हैं वो आगे क्या करते हैं, वो अपनी बैठकों में क्या राय लेते हैं और बीजेपी के साथ उनके संबंध जो है वो आने वाले कुछ दिनों में कैसे रहते हैं, इस पर आरजेडी की जो है वो पूरी राजनीति जो है वो निर्भर करती है। और यही कारण है कि आरजेडी और इस वक्त बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बीजेपी के कई नेता दिल्ली गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के कई नेता दिल्ली गए हैं। नित्यानंद राय, नितिन नवीन, शाहनवाज हुसैन, रविशंकर प्रसाद और सतीश चंद्र दुबे दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तो देखिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी के कई नेता दिल्ली गए हैं और सुबह से लेकर अभी तक की अगर पूरी बातचीत की जाए तो एक एक करके नए नए डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं और बिहार की सियासत में अलग अलग बातें और अलग अलग डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। जिसमें इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि बीजेपी के कई नेता दिल्ली गए हुए हैं और इन नेताओं में हमारे साथ हमारे सहयोगी अमितेश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। अमितेश, दिल्ली में क्या कुछ हलचल, ये इन सभी नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है? देखिए, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, लिहाजा जितने भी नेताओं का आपने जिक्र किया उसमें बहुत सारे नेता हैं जो सभी सांसद ही हैं। सतीश चंद्र दुबे की बात करें, रविशंकर प्रसाद बात करें, नित्यानंद राय, ये सभी सांसद हैं। नित्यानंद राय मंत्री भी हैं। तो सभी दिल्ली में संसद के सत्र के चलते भी दिल्ली उनका आना होता है। दूसरी बात है, जहां तक शाहनवाज हुसैन और नितिन नवीन की बात है, ये दोनों जरूर बिहार सरकार में मंत्री हैं और वो दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। लेकिन पार्टी के भीतर अगर देखें तो पार्टी आलाकमान की नजर है बिहार के जो प्रमुख नेता हैं, जिसमें बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल हों या फिर उनके अलावा जो प्रमुख नेता हैं बिहार बीजेपी के, उनके साथ जरूर संपर्क में आलाकमान है। बीजेपी आलाकमान में जरूर इसको लेकर के चिंता भी है और चर्चा भी है इस बात को लेकर के कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। जिस तरह से मूवमेंट हो रहा है बिहार में, उस पर जरूर दिल्ली की पैनी नजर है। डैमेज कंट्रोल की कितनी गुंजाइश बची है, इसको भी टटोलने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ऑन द रिकॉर्ड देखा जाए तो चाहे बीजेपी अध्यक्ष या बाकी दूसरे नेताओं की तरफ से खुद कर कुछ भी बोलने से बचा जा रहा है, उनकी तरफ से वेट एंड वॉच की रणनीति पर ही काम किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली में देखा जाए तो दिल्ली में बीजेपी आलाकमान की नजर है। संसद का सत्र चल रहा है, लिहाजा बहुत सारे सांसद हैं जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं। सभी बीजेपी के सांसद दिल्ली में जरूर मौजूद हैं। लेकिन दूसरा डेवलपमेंट जो दिल्ली से जो बड़ा डेवलपमेंट है, जेडीयू के जो सांसद दिल्ली में अभी थे वो आज शाम की फ्लाइट से पटना के लिए रवाना हो रहे हैं। शाम 4:30 बजे की जो फ्लाइट है उससे जा रहे हैं। बिल्कुल अमितेश, लेकिन जिस तरीके से देखें तो बिहार में एक के बाद एक नई चीजें और जो घटनाक्रम हो रहे हैं उसको अगर देखा जाए तो आने वाले 3 दिन, जैसा बताया जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 से 3 दिन में कुछ बड़ा होने वाला है और इस बड़ा होने वाले पर सबकी नजर जरूर बनी हुई है। खासतौर पर अगर बिहार की राजनीति का असर दिल्ली में देखने को मिले या फिर उस तरीके से देखा जाए तो वहां पर किस तरीके से लोगों का रिएक्शन, किस तरीके से नेताओं का रिएक्शन सामने आ पा रहा है? देखिए, पटना में जिस तरह की हलचल है उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली में भी काफी हलचल तेज है। यहाँ पर भी सियासी पारा काफी गर्म है। खासतौर से बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल काफी चरम पर है और जितने भी जेडीयू के सांसद जो पहले जा चुके हैं पटना, वो पटना में ही रह चुके हैं। आज संसद के सत्र में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जो सांसद दिल्ली में मौजूद थे वो आज शाम तक पहुंच जाएंगे पटना। 4:30 बजे की फ्लाइट से कुछ सांसद जेडीयू के जो हैं वो जा रहे हैं। उसी फ्लाइट से जीतन राम मांझी भी जा रहे हैं। जीतन राम मांझी दिल्ली में थे, कल उनको पटना लौटना था, लेकिन एक दिन पहले उनको पटना जाना पड़ रहा है। कल उन्होंने विधायक दल की बैठक भी बुलाई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो या फिर जेडीयू, सब में हलचल है। बाकी आरजेडी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की तरफ से जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जेडीयू पहले ही सभी सांसदों को, सभी विधायकों को कल मीटिंग के लिए बुलाई है। इस लिहाज से देखा जाए तो कल का दिन काफी अहम होने वाला है। कल पटना में डेवलपमेंट होगा, लेकिन उस पर दिल्ली की भी नजर जरूर बनी होगी। खास तौर से जो बीजेपी का आलाकमान है उसकी नजर जरूर यहाँ पर है और एक एक मूवमेंट पर नजर बीजेपी रख रही है। संजय जायसवाल दिल्ली पहुंचे थे कल, उसके बाद आज सुबह अपने नेताओं से उन्होंने तमाम चीजों पर विचार विमर्श किया है। उनकी तरफ से अपनी बातें रख दी गई हैं। जो पटना से जो इनपुट होगा उनके पास वो बातें रखी गई हैं। उसके बाद वो पटना के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो दिल्ली में बीजेपी के जो बाकी सांसद हैं वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अशोक यादव से मेरी बात हुई, उनकी तरफ से जरूर कहा गया कि हम
गठबंधन धर्म निभाते हैं, हम विश्वासघात नहीं करते हैं, तो ये संकेत दिया जा रहा है। और बाकी 2024 और 25 में जो अमित शाह की तरफ से कहा गया था कि 2024 और 25 में भी हम साथ साथ लड़ेंगे, बीजेपी जेडीयू मिलकर लड़ेंगे, उसी बात को बीजेपी के जो नेता बोलने के लिए तैयार हो रहे हैं, उतना ही भर बोल रहे हैं। बाकी उनका यही कहना है कि वेट एंड वॉच की जो नीति है उसी की तहत आगे बढ़ना है। और खास तौर से बीजेपी नेताओं को जो हिदायत दी गई है कि कुछ भी नीतीश कुमार के अगेंस्ट में नहीं बोलना है, जेडीयू के मामले में अभी इस पर कुछ नहीं बोलना है, उससे बोलने से फिलहाल बच रहे हैं। जी, हमारे साथ रवि भी बने हुए हैं, सीधे रवि का भी रुख कर लेते हैं। रवि, देखिए अभी अमितेश बता रहे हैं कि जो भी सांसद जदयू के दिल्ली में मौजूद थे वो आज ही अब शाम में पटना वापस आ जाएंगे। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अलग अलग पार्टी जो है अलग अलग बैठक करिए, इन सभी बैठकों को, और जैसा कि सभी पार्टी एक साथ एक्टिव नजर आए, तो जरूर है कि कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है, जरूर कुछ हलचल या फिर कुछ बड़ी चीजें होने वाली हैं। निश्चित रूप से देखिए, पिछले 48 घंटों में जिस ढंग से बिहार की सियासत तेजी से बदली है और बदल रही है, इसे लेकर के निश्चित रूप से कयास लगाए जा रहे हैं कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। और निर्भर करता है कि नीतीश कुमार जो अपने सांसदों के साथ जो बैठक कर रहे हैं, उनकी जो राय ले रहे हैं, उसके बाद ये तय होगा कि बिहार की सियासत जो है वो किस दिशा में मुड़ने वाली है। और इसी को लेकर के देखिए, तमाम जो पार्टियां हैं, एक तरफ आरजेडी विधायक दल की बैठक बुला रही है, वहीं जीतन राम मांझी ने भी जो है वो अपनी बैठक बुला ली है। बीजेपी के तमाम नेता जो है केंद्र से अपनी बात करके आला नेताओं से वापस पटना की ओर रुख कर रहे हैं। तो एक बात इसमें निश्चित रूप से ये है कि आरजेडी या तमाम पार्टियां ये कोशिश जरूर कर रही हैं कि उसके सभी जो विधायक हैं वो कम से कम पटना में रहें और एकजुट रहें, कहीं से भी कोई किसी की पार्टी में फूट ना हो। इसे लेकर के सबकी पैनी नज़र जो है वो बनी हुई है। अब देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार अपनी बैठक में क्या रुख अख्तियार करते हैं, जिस पर आगे की जो रणनीति है, आगे का जो राजनीति है, वो बड़ा असर करेगा। जी रवि, देखिए एक तरफ ये बातें सामने आ रही हैं जो हम दर्शकों को लगातार बता भी रहे हैं, लेकिन इसी बीच कुछ नेताओं की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि एनडीए में ऑल इज वेल है। इन दोनों चीजों को आखिर कैसे देखा जाए? देखिए, निश्चित रूप से देखिए, बीजेपी हो या जदयू हो, सरकार चल रही है। अगर नेताओं की बात करें तो उनका कहना है कि आरसीपी जो है वो जदयू के सांसद थे, वहां से हटाए गए, उसके बाद अंदरूनी मामला है जिसके कारण वो पार्टी से अलग किए गए, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ बड़ा नहीं है। लेकिन जिस ढंग से राजनीति शुरू हो रही है और ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जो लगातार बयान आप अगर देखेंगे बीजेपी को लेकर के, जिस ढंग से बीजेपी लगातार कह रही है कि 2024 या 2025 जो है दोनों में हम साथ हैं, लेकिन ललन सिंह के जो बयान आता है वो कहते हैं कि अभी कुछ भी तय नहीं है। और ये तमाम बयान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सब कुछ जो है वो ठीक नहीं है। और जिस ढंग से लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया, नीतीश कुमार जो है तमाम विधायकों को बुला लिए, तो ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ जो है जो बड़ा हो सकता है, और ये बड़ा सिवाय सरकार बदलने के और कुछ नहीं है। लेकिन ये कहना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि जैसे आगे बैठकों का दौर चलेगा, आगे जो तस्वीरें सामने आएगी उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि क्या होता है। लेकिन इतना तो निश्चित है कि बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है और आने वाले समय में कुछ बड़ा हो सकता है। बिल्कुल, हमारे साथ अमितेश बने हुए हैं। अमितेश, देखिए आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि आखिर जिस तरीके से ये घटनाक्रम हो रहे हैं, तो जरूरी है कि इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ वजह रही होगी और अचानक से कुछ भी नहीं होता, इससे पहले सब कुछ चल रहा होगा। तो आखिर क्या वो ऐसे फैक्टर्स या क्या वो ऐसी चीजें रही जो खासतौर पर जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते को ठीक तरीके से चलने नहीं दे पा रही है और जिस वजह से अभी जदयू को शायद अलग सा लग रहा है और इसी वजह से केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी जदयू ने खुद को अलग कर रखा है? देखिए, जब से विधानसभा चुनाव हुआ और चुनाव परिणाम आया, तब से ही देखा जाए तो जेडीयू के मन में एक टीस है। नीतीश कुमार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उस समय भी उनकी तरफ से भी कहा गया था, और एक तरह से एक टीस है, खींच है जेडीयू के मन में उस वक्त से ही, कि जिस तरह से हमारी सीटें घटकर 43-44 के आसपास आ गई हैं, इसके पीछे चिराग पासवान का फैक्टर रहा, जिसका जिक्र ललन सिंह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। तो जेडीयू के मन में उस वक्त से ये एक टीस है, उस समय से ही लग रहा था कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है और उसके साथ साजिश हुई है। और इस बात का जिक्र लगातार जेडीयू अलग अलग वक्त पर अलग अलग उसके नेता कहते रहे हैं, और जेडीयू इस बात को बोलने में कभी भी हिचकती नहीं रही है
कि अगर चिराग पासवान साथ में लड़े होते, साथ में चुनाव लड़े होते, तो एनडीए की सीटों की संख्या 2010 की तरह होती और 200 के पार होती सीटों की संख्या। जेडीयू को इस बात का एहसास उसी वक्त से है और जेडीयू अपने आप को कम करके उस समय उसको लग रहा था कि बीजेपी की सीटों की संख्या ज्यादा है, हमारी सीटों की संख्या कम है। और इसमें जो चिराग पासवान ने किया था कि बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं दिया था विधानसभा चुनाव में, लेकिन जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ ही दिया था। इसका असर हुआ कि जेडीयू की सीटों की संख्या कम हो गई और यही वजह है कि वो वहां से जो खटपट शुरू हुई, मन में एक जो टीस थी जेडीयू की, वही है कि जो धीरे धीरे आज इस मुकाम पर पहुंच गई है, जहां पर अब चर्चा इस बात की भी होने लगी है कि दोनों अलग भी हो सकते हैं। बीच में डैमेज कंट्रोल की कोशिश जरूर की गई। भूपेंद्र यादव के बदले जब धर्मेंद्र प्रधान को बिहार भेजा गया, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, पहले भी बीजेपी के प्रभारी रह चुके हैं बिहार के, जब धर्मेंद्र प्रधान गए बिना बीजेपी नेताओं को किसी तरह की भनक लगे हुए सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं, वहां उनकी बात हुई। उसके बाद दोबारा भी धर्मेंद्र प्रधान गए तो उनका जो बयान था जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने दिया, आगे भी नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार करने की बात थी। तो कहीं न कहीं उसमें एक बात थी कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश बीजेपी की तरफ से जरूर की गई। बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया था कि नीतीश कुमार नाराज हैं और अलग रास्ता शायद अख्तियार कर सकते हैं। इस लिहाज से बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, उसका असर दिखा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में देखने को मिला जब एनडीए के साथ जेडीयू खड़ी रही, लेकिन कहीं न कहीं उस बात पर बाकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के जेडीयू के भीतर चर्चा है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो उनका बयान आया था और खासतौर से इस बात पर चर्चा हुई थी कि छोटी पार्टियों को लेकर के जो कहा गया था कि देश में दूसरी कोई छोटी पार्टियां नहीं बचेगी, और इस तरह का जो इससे मिलता जुलता जो बयान था, उस बयान को जेडीयू ने गंभीरता से लिया और जेडीयू के मन में इस बात का डर सता रहा था कि बीजेपी जो है आने वाले दिनों में या 2025 में क्या होगा। 2025 को लेकर एक संशय की बात थी जेडीयू के मन में। 2025 में शायद बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार न करे, हालांकि उसको भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई। जेपी नड्डा और अमित शाह जो दोनों गए थे, संयुक्त मोर्चा की पटना में बैठक हुई थी, उसमें बयान दिया गया था कि 24 और 25 दोनों में साथ रहेंगे। मीटिंग से बाहर निकले गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा था केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कि 24 से 25 नहीं, आगे भी साथ साथ हैं। यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार किया गया और आने वाले दिनों में स्वीकार करने की बात कही गई, लेकिन शायद लगता है कि काफी देर हो चुकी थी। जो संकेत मिले हैं, हम लोग केवल उन बातों पर जिक्र कर रहे हैं जो संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह की दोनों दलों की तरफ से बयानबाजी देखने को मिली। बीच में संजय जायसवाल बनाम उपेंद्र कुशवाहा लगातार हर मुद्दे पर सरकार पर सवाल जो उठाया जाता था, तो उसको लेकर के नीतीश कुमार असहज थे। और इसके अलावा रामसूरत राय का जो प्रकरण था, आपने देखा होगा, जो मंत्री बिहार सरकार में है, उनकी तरफ से जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाली जो बात थी, उसको लेकर जो सवाल खड़े हुए थे, उसमें भी ऐसा माना गया कि नीतीश कुमार असहज हैं, नाराज हैं। तो तमाम ऐसे इश्यूज थे जिसको लेकर के नीतीश कुमार असहज थे, लेकिन इसकी शुरुआत तभी से हुई जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था। तभी से जेडीयू के मन में, नीतीश कुमार के मन में एक टीस थी कि उस समय हमारे साथ साजिश हुई है, और साजिश करने वाले का नाम अभी तक किसी ने नहीं लिया है। ललन सिंह कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी तरफ से भी कहा गया चिराग मॉडल, फिर आरसीपी मॉडल, आरसीपी सिंह के जरिए चिराग मॉडल को फिर से दोहराने की कोशिश की जो बात कही गई, तमाम चीजें थी, लेकिन नाम अभी तक किसी ने नहीं लिया है। लेकिन इशारा किसकी तरफ है सभी लोग समझ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जेडीयू बीजेपी के बीच में जो खटपट है, अमितेश आप बने रहिए, लेकिन इसी बीच दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें, चिराग मॉडल कहां से आया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जेडीयू ने साजिश के आरोप क्यों लगाए, ये वो तमाम सवाल जो अभी फिलहाल बिहार की सियासत में उठ रहे हैं कि आखिर ये चिराग मॉडल कहां से आया, बार बार केंद्र से दूरी क्यों, सवाल ये भी। और ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। तो अगर सब कुछ ठीक है तो इन सवालों का जवाब ढूंढना है कि आखिर चिराग मॉडल कहां से आया। अचानक से ललन सिंह इतने आक्रामक क्यों हो गए, उन्होंने चिराग मॉडल का जिक्र क्यों किया, उन्होंने ये क्यों कहा कि जेडीयू के खिलाफ साजिश हुई है, ललन सिंह इतने ज्यादा आक्रामक क्यों दिखे, बार बार केंद्र से दूरी बनाने की कोशिश क्यों। और हमारे सहयोगी रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, देखिए, जैसा कि अभी मैं पहले भी आपसे पूछ रही थी कि लगातार कुछ ऐसे नेता हैं जो ये बयान दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल तो वही बनता है कि आगे अगर सब कुछ ठीक है तो ललन सिंह अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इतने ज्यादा आक्रामक होते हैं, एक एक बात को पॉइंट आउट करके बताते हैं, चिराग मॉडल का जिक्र किया जाता है, साजिश का जिक्र किया जाता है, तो आखिर ये सब कुछ क्यों, केंद्र से दूरी क्यों फिर। देखिए, जदयू के नाराजगी की अगर बात करें तो ऑन द कैमरा भले ही नेता कहने से कतराते हों, लेकिन उनका एक बात देखिए साफ है, जिस
चिराग मॉडल की बात कही है उसके पीछे एक लंबी फेहरिस्त है। जिस ढंग से पिछले विधानसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि चिराग पासवान ने जिस ढंग से सभी जगहों पर अपने उम्मीदवार खड़ा किए और उसके बाद जो नुकसान नीतीश कुमार को उठाना पड़ा वो जग जाहिर है। तीसरे या चौथे चरण का जब मतदान था तब जाकर के बीजेपी जो है वो ऐलान करती है कि वो एनडीए के गठबंधन के हिस्सा नहीं थे, और तो ये सबसे कम सीटों का सबसे बड़ा कारण माना जाता है चिराग का जो है वो उम्मीदवारों का खड़ा करना। लेकिन जब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, जदयू के नाराजगी के सबसे बड़ी जो बात बताई जा रही है उसके मुताबिक कि जब एनडीए की बैठक हो रही हो और राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के, तो उस एनडीए की बैठक में चिराग पासवान को बुलाया जाता है। अब नीतीश कुमार को और जदयू को एक बात कहीं से भी वो अच्छी नहीं लगी कि जब बीजेपी कहती है कि एनडीए का हिस्सा चिराग पासवान नहीं है, तो फिर एनडीए की बैठक में चिराग पासवान को बुलाने का क्या मतलब है? क्या आने वाले लोकसभा के चुनाव में क्या फिर से वैसी रणनीति अपनाई जा सकती है? क्या फिर से षड्यंत्र रचा जा सकता है? जिस ढंग से आरसीपी सिंह जो है वो लगातार पार्टी से नाराजगी के बाद बीजेपी से नजदीक होते गए, तो जदयू को ये लगने लगा कि चिराग पासवान और आरसीपी सिंह दोनों मिलकर के कहीं न कहीं पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, और इसके लिए बीजेपी कहीं से कुछ नहीं कर रही है, जहां तक कि चिराग पासवान को बैठक में बुला रही है। इस बातों को लेकर के जदयू बेहद नाराज हुई और चिराग मॉडल कह करके वो उन्होंने जरूर इशारा किया है कि ये गठबंधन में नहीं चलेगा, अगर कोई गठबंधन का हिस्सा नहीं है तो उसे तरजीह नहीं मिलनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि ये नाराजगी जो है वो कहां तक जाती है और बीजेपी क्या करती है। बिल्कुल रवि, और इस पूरी खबर पर लगातार हम नजर बनाए हुए भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और अमितेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारी को दर्शकों के सामने रखने के लिए। और इसी बीच अब आपको बता दें कि देखिए आज सुबह से करीब 7 बजे से बिहार में सियासी बवंडर शुरू हुआ था, जबकि 7 बजे सूत्रों के हवाले से एनडीए गठबंधन में टूट की खबर आई। खबर यह भी आई कि अगले 1-2 दिन में इसका ऐलान हो सकता है। क्या कुछ हुआ है वो सब कुछ आपको बता रहे हैं, सुबह से लेकर अब तक क्या क्या हुआ आप पॉइंट टू पॉइंट समझिए। देखिए 1 से 2 दिन में ऐलान संभव हो सकता है, बड़ा कुछ हो सकता है, सूत्र कह रहे हैं। जेडीयू की बैठक पर कयास लगाए गए और मंगलवार को जेडीयू की बैठक होने वाली है, जिसको लेकर कयासबाजी शुरू हुई। जेडीयू के आरसीपी सिंह के इस्तीफे और वार पलटवार के बाद यह बैठक हो रही थी। उधर आरजेडी ने भी मंगलवार को बैठक बुलाई। कांग्रेस ने भी विधायकों को पटना में रोक रखा है। 12 बजे खबर आई कि बीजेपी अगले 3 दिनों तक गठबंधन पर बात नहीं करेगी, ना ही आरसीपी प्रकरण पर कुछ भी बोलेगी। कुल मिलाकर संयम बरतने का फैसला बीजेपी की तरफ से किया गया। उधर आरजेडी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि नीतीश से कोई बात नहीं हुई है। साथ ही बीजेपी और जेडीयू ने भी गठबंधन के एकजुट होने की बात कही। तो मसला यह है कि अभी तक यह सब कुछ हुआ पड़ा है, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी भी सामने आ रही हैं जो लोग कह रहे हैं कि अभी भी सब कुछ ठीक है। और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सरकार पर कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह वफादार नहीं निकले। कहाँ कोई बात चल रही है कि आप ही लोग तो दिखाते हैं क्या चल रहा है, कुछ चल ही नहीं रहा है। तो जब चल ही नहीं रहा है तो उन्होंने जो कुछ कहा आप समझ सकते हैं उसका अर्थ। इनका जो यह बयान है उनके मानसिक दिवालियापन और नेतृत्व के प्रति कृतज्ञ मानसिकता का परिचायक है। आज की तारीख में एनडीए में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन व्यक्तित्व के रूप में या एक पर्सनालिटी जो देश भर के स्तर पे देखा जा रहा है, उसके आधार पे यदि आकलन किया जाए तो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के हर तरह से योग्य हैं। अब उस व्यक्ति के बारे में यह कहना ठीक है कि राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से चीजें होती हैं। आज हम कोई दावेदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने की हर तरह की योग्यता रखते हैं। और ललन सिंह ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आरसीपी प्रकरण पर ही बैठक है। सीएम नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई, यानी कि जो बैठक होने वाली है वो आरसीपी प्रकरण पर बैठक है। विधायकों की राय जानेंगे नीतीश कुमार। बीजेपी ने
आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया था, बीजेपी को तय करने का अधिकार नहीं है। ये बड़ा बयान ललन सिंह की ओर से सामने आया। अरे भाई आरसीपी सिंह साहब मुख्यमंत्री के साथ हमने भी देखा है, उन्होंने कहा कि 1998 से और तो 1998 से वो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी न थे जी कि जनता दल के कार्यकर्ता थे। ऐसा तो 2 दर्जन उनका रेल मंत्री का 2 दर्जन कर्मचारी था, तो उसी में एक वो भी थे, तो इसके चलते वो जनता दल के नेता हो गए। अरे जनता दल के नेता वो हुए 2010 में, जब उनकी इच्छा थी और मुख्यमंत्री को उन्होंने इच्छा प्रकट की। 2009 में लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, नीतीश कुमार जी ने अस्वीकार कर दिया। 2010 में उनकी इच्छा थी, मुख्यमंत्री जी ने उनको राज्यसभा भेज दिया। तो 1998 से तो कर्मचारी थे, इसको कौन चीज सुना रहे हैं? 3 दर्जन कर्मचारी होते हैं रेल मंत्री के, उसमें एक वो भी थे। लेकिन ये भी साफ हो गया खुद से अपने मन से वो मंत्री बने। देखिए ये बात हमने भी अखबार में देखा है, उन्होंने ये कहा है, और जो बात मैंने कही है वो प्रमाणित हो गया, इसलिए कि मैंने कहा। और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, पल पल का अपडेट आगे भी आपको देते रहेंगे। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का।